अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। ज़रा याद कीजिए, जमात में औसत कद की तालिब इल्म के बराबर लंबा और चौड़ा कागज़ लीजिए। उस कागज़ को दीवार पर मजबूती से चिपकाइए। उसके सामने एक लड़के को खड़ा कीजिए। दूसरे लड़के से कहिए कि वो पहले लड़के के जिस्म का बैरूनी खाका कागज़ पर उतारे। अब जमात के एक एक तालिब इल्म को जिस्म के बैरूनी खाके में झैल के आज़ा मुनासिब मुकाम पर बनाने के लिए कहिए। दिमाग, फेफड़े, दिल, जिगर। क्या करना है आपको? जमात में औसत कद के तालिब इल्म के बराबर लंबा और चौड़ा कागज़ लेना है और उस कागज़ को दीवार पर मजबूती से चिपकाना है। उसके सामने एक लड़के को खड़ा करना है और दूसरे लड़के से क्या कहना है कि वो पहले लड़के को देखकर जिस्म का बैरूनी खाका उस कागज़ पर बनाए। अब जमात के एक एक तालिब इल्म को जिस्म के बैरूनी खाके में झैल के आज़ा मुनासिब मुकाम पर बनाने के लिए कहिए, जैसे कि दिमाग है, फेफड़े है, दिल, जिगर, है ना। उसके बाद हर उज़ू के मुतालिक झैल के निकात याद कीजिए। वो जिस्म के किस जौफ में पाए जाते हैं, उनके क्या अफ़ाल हैं, उनकी हिफाजत करने वाली हड्डियाँ कौन सी हैं। बताइए तो भला, मुताला करते वक्त आपके जिस्म में होने वाले कौन कौन से अफ़ाल का आपको एहसास होता है। जब आप मुताला करते हैं तो उस वक्त आपको आपके जिस्म में होने वाले कौन कौन से अफ़ाल का एहसास होता है। हमारे जिस्म में तनफ़ुस, हाज़मा वगैरह जैसे कई अफ़ाल मख़सूस आज़ा के ज़रिए मुसलसल जारी रहते हैं। हम उनमें से चंद अफ़ाल और उनको अंजाम देने वाले आज़ा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। आइए ये करके देखें। घड़ी की मदद से गिनिए कि पुरसुकून हालत में 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। अब बताइए कि आप 1 घंटे में तकरीबन कितनी बार सांस लेते हैं। जब आप ये देखेंगे कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में तकरीबन आप कितनी बार सांस लेते हैं। तनफ़ुस, हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन का जिस्म को मुसलसल दस्तयाब होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जिस्म में तनफ़ुस का अमल मुसलसल जारी रहता है। हमारे जिस्म में तनफ़ुस का अमल अंजाम देने वाले आज़ा हैं। अगले सफ़े पर शक्ल में उनके नाम और उनके मुतालिक मुख्तसर मालूमात दी हुई है, इसे समझिए। बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तनफ़ुसी निज़ाम: नाक, सांस की नाली, फेफड़े और हिजाब हाजिज़। ऊपर दी हुई शक्ल में तनफ़ुसी आज़ा बताए गए हैं। ये सांस लेने पर नाक से अंदर जाने वाली हवा सांस की नाली में दाखिल होती है। सांस की नाली 2 शाखों में तकसीम होती है। उनके ज़रिए हवा फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में इन 2 शाखों से कई शाखें निकलती हैं। हर एक शाख के सिरे पर थैलियाँ होती हैं। उन थैलियों को हवा की थैलियाँ कहते हैं। सदरी और शिकमी जौफ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा उज़ू होता है, उसे हिजाब हाजिज़ डायफ्राम कहते हैं। हिजाब हाजिज़ और उसकी हरकत: हिजाब हाजिज़ नीचे की जानिब सिरकता है, तब सांस के ज़रिए हवा नाक के रास्ते सांस की नाली और उसकी शाखों से आगे हवा की थैलियों में दाखिल होती है। हिजाब हाजिज़ पर्दे शिकम जब ऊपर की जानिब सिरकता है तो सांस छोड़ने के ज़रिए हवा खारिज होती है। जब वो नीचे की जानिब से रखता है तब सांस के ज़रिए हवा नाक के रास्ते सांस की नाली और उसकी शाखों से आगे हवा की थैलियों में दाखिल होती है। और जब हिजाब हाजिज़ यानी कि पर्दे शिकम जब ऊपर की जानिब से रखता है तो सांस छोड़ने के ज़रिए हवा खारिज होती है। गैसों का लेन देन: हवा जो ही हवा की थैलियों में पहुंचती है, हवा की ऑक्सीजन हवा की थैलियों के अतराफ पाई जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है और खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहाकर ले जाई जाती है। उस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर वो जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। क्या आप जानते हैं जिस्म के बाहर की हवा में गर्द और धुएं के ज़र्रात हो सकते हैं। इसी तरह बीमारियों के जरासीम भी हो सकते हैं।
जिस्म को उनसे तकलीफ़ पहुंच सकती है। तनफ़ुसी अज़ा के अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रुए होते हैं। तनफ़ुसी अज़ा की अंदरूनी सतह पर एक चिपचिपा मादा होता है। हवा में मौजूद ज़र्रात उस पर चिपक जाते हैं। नतीजे में हवा में मौजूद मुज़िर ज़र्रात फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकते। जिस्म के बाहर की हवा में क्या होगा? गर्द होगा, धुएँ होंगे और बीमारियों के जरासीम भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? हमारे जिस्म को उससे तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो इसीलिए तनफ़ुसी अज़ा की अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रुएँ होती है और तनफ़ुसी अज़ा की अंदरूनी सतह पर एक चिपचिपा मादा होता है। तो क्या होता है? हवा में मौजूद ज़र्रात उस पर चिपक जाते हैं और नतीजे में क्या होता है? हवा में मौजूद मुज़िर ज़र्रात फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। आइए ये करके देखें। 100 मीटर दौड़कर आने के बाद गिनिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। आप नींद के दौरान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इसकी मालूमात दूसरों की मदद से हासिल कीजिए। दोनों वक्त किए हुए अमल के दौरान सांस की तादाद में क्या फ़र्क है? पहला क्या करना है आपको? 100 मीटर दौड़कर आने के बाद गिनना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और दूसरा, आप नींद के दौरान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इसकी मालूमात आपको दूसरों से हासिल करनी है। और दोनों वक्त किए हुए अमल के दौरान सांस की तादाद में क्या फ़र्क है, ये आपको मालूम करना है। हाज़मा। अब हम ग़िज़ाई नाली, आज़ाए निज़ाम और उनके अफ़आल के मुतालिक मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। ग़िज़ाई नाली, हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसका हाज़मा जिस्म में होता है, यानी ग़िज़ा से खून में शामिल हो सकने वाले मादे तैयार होते हैं। ये फ़ेल हमारे जिस्म में पाई जाने वाली बेहद लचकदार और लंबी नाली के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ज़रिए अंजाम पाता है। इस नाली को ग़िज़ाई नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग़िज़ाई नाली कहते हैं। इस नाली का अगला सिरा हमारा मुंह और आखिरी सिरा मक्कद है। पहला सिरा क्या है? हमारा मुंह है और आखिरी सिरा क्या है? मक्कद है। मुंह से मक्कद तक एक ही नाली होने के बावजूद उसकी साख्त तमाम हिस्सों में एक जैसी नहीं होती। मुंह से मक्कद तक एक ही नाली है, उसके बावजूद उसकी साख्त तमाम हिस्सों में एक जैसी नहीं होती। ग़िज़ाई नाली के मुख्तलिफ़ हिस्सों की साख्त और अफ़आल मुख्तलिफ़ होते हैं। ग़िज़ाई नाली के इन मुख्तलिफ़ हिस्सों को आज़ाए निज़ाम कहते हैं। ग़िज़ाई नाली के बाहर पाए जाने वाले कुछ गुदूद हाज़मे के फ़ेल में मदद करते हैं। आज़ाए निज़ाम, ग़िज़ा मुंह में रखते ही हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में पाए जाने वाले दांत, ज़बान और लुआब दहन के अमल की वजह से ग़िज़ा की ऐसी नर्म गोली तैयार होती है जिसे हम बआसानी निगल सकते हैं। निगली हुई ग़िज़ा मुरी के ज़रिए मैदे में पहुंचती है। मैदा थैली जैसा उज़ू है, उसमें ग़िज़ा दाखिल होती है। मैदे में कुछ हाज़मी अफ़आल अंजाम पाते हैं और ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जरासीम का खात्मा होता है। यहाँ ग़िज़ा पतली खीर जैसे मादे की हालत में होती है। ये आगे छोटी आंत में दाखिल होती है। सबसे पहले क्या होगा? हम जब ग़िज़ा मुंह में रखते हैं तो हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में पाए जाने वाले दांत, ज़बान और लुआब दहन की वजह से ग़िज़ा नर्म गोली की शक्ल अख्तियार कर लेती है जिसे हम बआसानी निगल सकते हैं। निगली हुई ग़िज़ा मुरी के ज़रिए कहाँ पहुँचती है? मैदे में पहुँचती है। मैदा कैसा उज़ू है? थैली जैसा उज़ू है, उसमें ग़िज़ा दाखिल होती है। मैदे में कुछ हाज़मी अफ़आल अंजाम पाते हैं और ग़िज़ा में जो मौजूद बीमारियों के जरासीम होते हैं उसका ख़ात्मा होता है और फिर यहाँ पर ग़िज़ा पतली खीर जैसे मादे की हालत में होती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? छोटी आंत में दाखिल होती है। बालिग इंसान की छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। आंत में पाए जाने वाले हाज़मी रस की वजह से यहाँ हाज़मे के कई अमल होते हैं। यहाँ कुछ गुदूद के अफराज़ात हाज़मे में मदद देते हैं। हाज़मे से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद अशिया तैयार होती हैं जो खून में जज़्ब होती हैं। बचे हुए मादे बड़ी आंत में जाते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले हाज़मी रस की वजह से क्या होता है? यहाँ पर हाज़मे के कई अमल होते हैं। यहाँ पर कुछ गुदूद के अफराज़ात हाज़मे में मदद देते हैं। फिर हाज़मे से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद अशिया तैयार होती हैं जो खून में जज़्ब होती हैं। फिर क्या होता है? बचे हुए मादे बड़ी आंत में जाते हैं। बालिग शख्स की बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बचे हुए मादों में मौजूद काफ़ी पानी यहाँ जज़्ब होता है और फुज़ला तैयार होता है जो अमाए मुस्तकीम में जमा होता है। यहाँ ये फुज़ला कुछ वक्त के लिए जमा रहता है, बाद में ये फुज़ला मकद के ज़रिए बाहर खारिज किया जाता है। क्या आप जानते हैं
غذا کے ہاضمے اور غذائی نالی میں غذا آگے بڑھتے رہنے کے لیے کافی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم زیادہ پانی نہیں پیتے ہیں تو قبض کی تکلیف ہو سکتی ہے، یعنی اجابت سخت ہو جاتی ہے اور باقاعدگی سے نہیں ہوتی۔ جسم کا کوئی بھی فعل پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاضمے کے عمل کے دوران جو پانی جسم میں جذب کیا جاتا ہے وہ دوسرے تمام افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کافی مقدار میں پانی پینا نہایت ضروری ہے۔ بتائیے تو بھلا عملی تنفس میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ عضوی نظام۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کئی اعضاء مل کر تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی عضو ٹھیک طرح کام نہ کر رہا ہو تو تنفس کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ اعضاء کا ایسا گروہ جو جسم کا کوئی ایک فعل انجام دے عضوی نظام کہلاتا ہے۔ اس لیے ناک، سانس کی نالی، پھیپھڑے، حجاب حاجز کو مجموعی طور پر تنفسی نظام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناک، سانس کی نالی، پھیپھڑے اور حجاب حاجز کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ تنفسی نظام کہتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ نظام انہضام میں کون کون سے اعضاء شامل ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جسم میں توانائی۔ عملے تنفس کی وجہ سے آکسیجن گیس خون میں شامل ہو کر جسم کے تمام حصوں میں پھیلتی ہے۔ ہاضمے کے دوران تیار ہونے والے مادے بھی خون میں شامل ہوتے ہیں اور خون کے ساتھ جسم کے تمام حصوں تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے چند مادے جسم کے لیے ایندھن کا فعل انجام دیتے ہیں۔ ہوا کی آکسیجن خون کے ساتھ جسم کے تمام حصوں میں پہنچتے ہی یہاں آکسیجن کی مدد سے مادوں کا دھیما احتراق ہوتا ہے اور جسم کو توانائی ملتی ہے۔ جسم کے تمام حصوں میں پیدا ہونے والی یہی توانائی جسم کے تمام افعال کی انجام دہی کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دوران خون۔ غذا کے ایندھنی مادوں اور ہوا کی آکسیجن جسم کے تمام حصوں کو پہنچانے کا کام خون کی نالیوں میں مسلسل گردش کرنے والے خون کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خون کے دوران کو کون جاری رکھتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے دل کے مسلسل سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ دل سے خون لے جانے والی اور خون کا دوران ہونے کے بعد دل تک خون لانے والی نالیوں کا ایک جال جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ جسم میں خون کے مسلسل دورہ کرنے کے عمل کو دوران خون کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خون سے آکسیجن کے علاوہ ان گنت مادے ایک حصے سے دوسرے حصے کو پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ عمل بھی دوران خون کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ دل اور خون کی نالیوں کے جال کو مجموعی طور پر نظام دوران خون کہتے ہیں۔ دوران خون ہماری زندگی تک رات دن مسلسل جاری رہتا ہے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہے نظام دوران خون کی تصویر۔ اس کے بعد ہے بتائیے تو بھلا ہمیں بھوک لگی ہے، اب ہمیں کھانا کھانا چاہیے، یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ لعاب دہن کے غدود کس طرح جانتے ہیں کہ منہ میں غذا ہے اور اس کے ہاضمے کے لیے لعاب دہن کی ضرورت ہے؟ تنفس دوران خون اور ہاضمے کے عمل کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے درست لائحہ عمل کس طرح ترتیب پاتا ہے؟ اس کے بعد ہے ٹاپک عصبی نظام۔ حجاب حاجز، دل، نظام انہضام کے کام اتنے اہم ہیں کہ ہمیں احساس ہوئے بغیر ان کا رات دن جاری رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کام ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں کرتے ہیں، مثلاً گفتگو کرنا، دوڑنا، پڑھنا، کھیلنا وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قسم کے کام مناسب وقت مناسب انداز میں انجام پائیں، اس کو یقینی بنانا ہم آہنگی کہلاتا ہے۔ ہم آہنگی قائم رکھنے کا کام دماغ کا ہوتا ہے۔ دماغ اور جسم کے مختلف حصوں میں تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ایک دوسرے سے اطلاع پہنچانے والے ان گنت ریشوں کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، انہیں عصبی ریشے کہتے ہیں۔ دماغ اور عصبی ریشوں کو مجموعی طور پر عصبی نظام کہتے ہیں۔ عصبی نظام جسم میں ہم آہنگی قائم رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے عصبی نظام۔ کیا آپ جانتے ہیں نشے کے کئی مضر اثرات ہوتے ہیں؟ نشہ کا اثر عصبی نظام پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کی حرکت پر قابو نہیں رہتا، ہم آہنگی کم ہو جاتی ہے، اس لیے نشے میں گاڑی چلانا خطرناک ہوتا ہے۔ طویل عرصے تک نشہ کیا جائے تو نظام انہضام کی اندرونی سطح پر چھالے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح جگر اور گردوں کے فعل پر مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔
جسم کو توانائی مہیا کرنے کے کام میں کون کون سے عضوی نظام حصہ لیتے ہیں؟ عضوی نظام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جسم کو توانائی مہیا کرنے کے کام میں کون کون سے عضوی نظام حصہ لیتے ہیں؟ جسم کے دوسرے نظام، تنفسی نظام، نظام نظام، نظام دوران خون، ان تمام میں ہم آہنگی قائم رکھنے کا کام عضوی نظام کرتا ہے. اس سبق میں ان سے متعلق آپ نے مختصر معلومات حاصل کی. ہمارے جسم میں اس کے علاوہ بھی کئی نظام پائے جاتے ہیں. ان تمام نظاموں کے افعال بے حد پیچیدہ ہوتے ہیں. اس تعلق سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہمارے جسم میں کسی نظام کے افعال ٹھیک طرح انجام نہ پائیں تو دوسرے عضوی نظاموں پر اس کا اثر بڑھتا ہے. تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پر ہم نے پڑھ لیے تنفسی نظام، نظام نظام، نظام دوران خون اور اس کے بعد عضوی نظام، ہے نا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. Please subscribe the channel and press the bell icon.